नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि एमपी के जो भी परीक्षार्थी वनरक्षक या जेल प्रहरी के एग्जाम दे रहे हैं उनके पेपर अच्छा जाता होगा। और जो देने वाले हैं वो इस पुराने जो पेपर से रिव्यू के आधार पर अपने तैयारी को और भी नया आयाम देते होंगे, ताकि आपकी तैयारी उससे अच्छा हो सके। क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपने हमेशा अपने स्ट्रेटेजी को चेंज करते हुए कि आखिर क्या ट्रेंड चल रहा है उस पर आपकी तैयारी में लगे होंगे। इसी कड़ी में मैं आर के मिश्रा आज आपको एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, मतलब तत्वों के गुण धर्मों की आवृत्ति प्रवृत्ति। उसमें से एक देखा है कि कुछ क्वेश्चन आपके पटवारी जो एग्जाम हुई तो उसमें भी आए हैं और इसमें भी क्वेश्चन आ रहे थे। तो जिस तरह से आप अपने को रिव्यू करते रहते हैं कि आखिर क्या पैटर्न हो रहा है एग्जाम के लिए, कैसे पेपर आ रहे हैं, उसी ढंग से आपके कलीग के सहयोग से जो स्टूडेंट अभी एग्जाम देते हैं वो जो जो मेरे टच में हैं उनके निष्कर्ष के आधार पर अपन भी इसको देखते रहते हैं कि आखिर अभी पेपर का क्या ट्रेंड चल रहा है। उसके दौरान मुझे जो अभी फिलहाल केमिस्ट्री में जो रिव्यू आया उससे पीरियोडिक टेबल से कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं एक इम्पोर्टेंट कंटेंट्स जिससे कि क्वेश्चन आना पक्का है, तत्व अगर पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा इसी से क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। इसका भी मेरा 2 फेज रहेगा। एक फेज में जो थ्योरेटिकल पर्सन, क्योंकि दोस्तों एक चीज ध्यान रखो कि ऑब्जेक्टिव में आपको कितना भी करा दूंगा, यदि थ्योरेटिकल पोर्शन ठीक नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्टिव आप रट के जाओगे, थोड़ा सा चेंज करेगा तो भूल जाओगे। तो उसको नहीं करते हुए मैं सबसे पहले आज आपको सब्जेक्टिव का जो बेसिक कंसेप्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स का, उसके बारे में आज आपको क्लास ले रहा हूँ। दूसरे दिन इसी का एक इसी पर आधारित जो पढ़ा रहा हूँ उसी से क्वेश्चन निकालूंगा और आपको क्विज कंटेस्ट कराऊंगा और क्विज कंटेस्ट के बाद उसका सोल्यूशन देके समाधान कर दूंगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आज जितना आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए पर्याप्त है। इसलिए दोस्तों इसको ढंग से देखें और एनालिसिस करें और समझने की कोशिश करें, रट के मत जाना, ठीक है ना। तो आपका पेपर जो बचे हुए हैं या आने वाले एग्जाम के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा आ जाएगा। इस ढंग से मैं आपको चैप्टर शुरू करता हूँ। और चैप्टर में जो पहला टर्म है कि पीरियोडिसिटी क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल में है कि जैसा कि बहुत सारे इसका रूल्स है, जरूरत पड़ेगा तो, लेकिन अभी क्या कि रूल से कम क्वेश्चन आते हैं इसलिए उसको मैंने फोकस नहीं किया है। फिर होगा तो एक अगले क्रम में आपको वो भी समझा दूंगा। लेकिन अभी चीज देखिए कि जितने सारे तत्व है उसको एक सीरीज में उसको अरेंज किया गया। उसके लिए बहुत सारे, जैसे मेंड्रीव का है, उससे पहले डोमनर था, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ था। ड्यूलेंस ने बोला था कि परमाणु के जो आवर्त सारणी में तत्वों के जो गुण होते हैं वो को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर आते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल कहते हैं, वो परमाणु संख्या को आधार बनाया है, क्योंकि परमाणु संख्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से उसके सारे केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करते हैं। इसलिए अभी जो है वो पीरियोडिक टेबल में परमाणु संख्या को आधार बनाया गया है। तो तत्वों के गुण के क्रमिक परिवर्तन होता है, तत्वों के निश्चित संख्या के पश्चात उनको गुणों की पुनरावृत्ति होती है। उसी गुण के पुनरावृत्ति को हम गुणों की आवर्तता, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल कहते हैं। बहुत सारे गुण हैं और वह कुछ फैक्टर है इसका, उसके आधार पर डिपेंड करता है। तो उसी में एक जो फैक्टर है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वह है परमाणु संख्या, या सॉरी परमाणु आकार और परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या के बारे में जैसे आप बता तो जानते हो आप कि परमाणु का किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म रूप है और वह परमाणु के अंदर एक बेसिक में ध्यान होगा कि यह इसका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काटते हैं यह इसमें क्या होता है, इसके अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, अब क्या है कि जैसे कि आपको ध्यान होगा कि इसका एक होता है के, एल, एम और एन। के में 2, 8, 18 और 32, जिसके लिए आपको रूल सीखा होगा 2n² होता है।
इसके आधार पर निकालते हैं, जो कि एक अगला कंटेंस है। मेरा यह कहने का मतलब कि कैसे पीरियोडिक टेबल में साइज बढ़ता है या घटता है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। तो आप देखिए कि यहां से यहां जाने पर इसी साइज को हम परमाणु त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहला आपको जो परिभाषा है कि किसी परमाणु की बाटम कक्षा उसके नाभिक के केंद्र के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये आपका परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या तो आप देखते हैं कि परमाणु त्रिज्या मतलब कि परमाणु संख्या पर आधारित है। जिस ढंग से किसी तत्व की परमाणु संख्या बढ़ेगी तो उसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। अब यहाँ दो फैक्टर है जो भी अपना वेरिएशन पढ़ते हैं, एक तो पढ़ेंगे ग्रुप में और दूसरा पढ़ेंगे पीरियड में। ग्रुप और पीरियड में साइज कैसे बढ़ता है इसके बारे में आपको बता रहा हूं। अब देखिए कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट टू राइट कहेंगे तो ग्रुप 1 से लेके और 18 तक जो है उसको हम लेफ्ट से राइट बोलते हैं। तो क्या लिख रहा है, आवर्त सारणी में किसी तत्व के बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या जो जो बढ़ती है तो परमाणु त्रिज्या छोटी होती जाती है। इसका कारण है कि बाएं दाएं, इस टर्म को पहले समझते हैं। अब इसमें देखिए कि बाएं से दाएं जाने पर मतलब हो गया, जैसे हीलियम के बाद क्या होता है, लिथियम हो गया, लिथियम का हो गया 3, बेरिलियम का हो गया 4, बोरॉन का हो गया 5, कार्बन का हो गया 6, नाइट्रोजन का हो गया 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9, और उसके बाद क्या हो जाएगा, नियोन का हो जाएगा 10। ये है इसका पीरियोडिक टेबल में मतलब परमाणु संख्या। अब देखिए होता क्या है कि परमाणु संख्या के बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। अगर कोई उदासीन परमाणु है तब इलेक्ट्रॉन बराबर है प्रोटॉन की संख्या, बाकी प्रोटॉन की संख्या को कहा जाता है, इसलिए परमाणु संख्या को न्यूक्लियर चार्ज भी कहा जाता है। तो आप एक चीज देखो कि जैसे कि इसी केस में देखिएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है, 2n1, यहाँ है 2n2, 2n3, 2n4। तो मतलब कि जो भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं के एल सेल में जा रहे हैं, एल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। ये पहला में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 2 है, 3 है, 4 है, मतलब ऑक्सीजन जाते जाते जो हो जाएंगे इसके कितने हो जाएंगे, 5 6, यहाँ देखिए 2 3 4 5 6 7 और यहाँ इसका 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जिसको आपको ध्यान होगा कि वाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब यहाँ आप एक चीज जो समझने की वाली बात है कि इस साइज में जैसे सारे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु हैं तो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर जितने सारे हैं सब इसी में जा रहे हैं और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहे हैं। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है तो क्या होगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है उसको प्रोटॉन जो है अपनी ओर ज्यादा आकर्षण से खींच देगा, ठीक है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम मोर लार्ज। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा होते जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि लिथियम से लेकर नियॉन तक मतलब आवर्त में बाएं से जब दाएं जाते हैं तो साइज छोटा होते जाता है। समझ में आ गया। और इसी केस को आप यहां देखिए कि लिथियम के बाद अगर यहां आप लेते हैं सोडियम लेते हैं, यहां देख लीजिए सोडियम 2 8 और 1। अब देख लीजिए यहां एक बढ़ गया ना, इसको 3 कहिए और यह 11, 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और सेल बढ़ रहा है। देखिएगा सोडियम के बाद पोटेशियम लीजिएगा तो इसमें 2 8 8 और 1 हो जाएगा। तो हमेशा सेल बढ़ते जा रहा है KLMN। तो चूंकि सेल बढ़ते जाता है, बढ़ता तो न्यूक्लियर चार्ज भी है लेकिन सेल उस रेस्पेक्ट में ज्यादा बढ़ता है, तो जिसके कारण साइज जो होता है वह ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ते जाते हैं। तो साइज के बारे में क्या हो गया, जब बाएं से दाएं जाते हैं तो साइज घटता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेते हैं जिसके कारण साइज में कंट्रैक्शन होते रहता है। लेकिन वही अगर नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो साइज तो बढ़ता ही है
साइज इसलिए बढ़ता है कि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता ही है, उसके रेशियो में साइज बहुत ज़्यादा, मतलब सेल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो जिसके कारण साइज नीचे की ओर जाएगा। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, जिसको कि अलग अलग ढंग से याद कर जाए तो थर्ड ग्रुप को याद करने का क्या तरीका है, हलीना को रब से फरियाद, लिख लीजिए हलीना को लफ्ज रब से फरियाद, मतलब हलीना हीलियम, लिथियम, हलीना को सोडियम, ठीक है। तो हलीना ना का मतलब सोडियम, के का मतलब पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इस ढंग से इसका पूरा हो गया। तो क्या हो गया, लिथियम का साइज सबसे छोटा होगा, फ्रांसियम का साइज सबसे बड़ा होगा। और इसमें अगर आपसे कोई पूछ दे कि कार्बन और नाइट्रोजन और बेरिलियम को कैसे अरेंज करोगे, तो सबसे बेरिलियम का साइज सबसे छोटा होता है, फिर कार्बन का होगा और फिर नाइट्रोजन का होगा। तो इस ढंग से सॉरी इसका साइज जो है वह इस ढंग से होते रहता है साइज। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण कहीं या न्यूक्लियर चार्ज के कारण। तो आप देखिए एक चीज को जो मैंने बोला हुआ लिखा हुआ है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की संख्या जो जो बढ़ती है तो उसकी त्रिज्या छोटी होती जाती है, और किसी भी आवर्त में बाएं से जाने पर नाभिक धन आवेश की संख्या बढ़ती है, और जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या वही रहती है। जैसे बताया आपको, फलतः इलेक्ट्रॉन का खिंचाव नाभिक की ओर अधिक हो जाता है, जिसका परमाणु त्रिज्या अर्थात परमाणु का आकार घटता है। किसी आवृत्ति में क्षार धातु, जैसे क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम को क्षार धातु अल्काली मेटल कहते हैं, और जो नीचे ग्रुप है उसको हम हैलोजन कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्या होता है, इसका साइज बड़ा होता है, धीरे धीरे उसका साइज डिक्रीज होते जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। जैसे अभी आपको बताया कि साइज जो है वह सेल बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है नहीं, उससे ज्यादा जो प्रभावी जो होता है वह सेल ज्यादा बड़ा बड़ा होते जाते हैं। जब सेल बड़ा बड़ा होते जाते हैं तो साइज बड़ा होता जाएगा। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि 1A ग्रुप में लिथियम का साइज सबसे छोटा और फ्रांसियम का साइज सबसे बड़ा। दूसरा पॉइंट है धनायन और ऋणायन की त्रिज्या, ये हो गया नॉर्मल साइज की। अब मैं धनायन और अनायन के बारे में आपको बता दूं, यही समझा दूं आपको कि जैसे सोडियम का उदाहरण देते हैं। सोडियम परमाणु संख्या 11, 2, 8 और 1 हो गया। के, एल और एम। साइज के केस में देखोगे तो यह इसका प्रोटीन ये है, न्यूक्लियर चार्ज है, और एक सेल हो गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों देखो कि जब सोडियम से, मतलब इसको और सिस्टमेटिक लिखोगे तो सोडियम 2, 8 एंड 1 से जब एक इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं तो Na+ और E- बन जाता है। ये जो बनता है इसको हम कैटायन बोलते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो उसको रिनायन बोलते हैं। अब देखिए आप इसी में देखो कि एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो इसका मतलब क्या हो गया, एक सेल ही हट गया, मतलब एक सेल जो है वो पूरा का पूरा हट गया। तो सेल हट जाएगा तो स्वाभाविक है कि साइज छोटा हो जाएगा। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैटायन का जो साइज होता है वो उसका ओरिजिनल परमाणु से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि सेल घटने के कारण। तो एक तो आपका एक कंप्लीट हो गया। ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और तो नाभिक खींच जांच का अगर आपने संगत किसी परमाणु एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़ देने पर परिणाम से घट जाता है, आकार बढ़ता, संगत परमाणु का आकार बड़ा होते जाता है। अब देखिए ऋणायन के केस में इसका उल्टा होता है। ऋणायन के केस में क्या हो रहा है कि आपको साइज बढ़ते जाता है, मतलब कि जैसे क्लोरीन दे दीजिए 2, 8 और 7, तो पहले से 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका कन्फिग्रेशन खींचोगे डायग्राम तो ए ए ए के एल एम, के इजकल टू 2, एल 8, एम हो गया 7 हो गया।
अब देखिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका क्या होता है कि क्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन और डाल देंगे तो वह Cl- बन जाएगा, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 और 8 हो जाएगा। इसका मतलब जो, अब देखिए यहाँ क्या है कि सेल वही है, जिसमें पहले 7 इलेक्ट्रॉन था अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। सेल वही है और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और सेल वही है, तो सेल के अंदर ही क्या होगा कि रिपल्सन हो रहा है, क्योंकि छोटा जगह पर 8 लोग, जैसे सोचे कोई छोटा रूम है उसमें पहले से दो एक लोग है तो आराम से रहेंगे, कोई एक नॉर्मल रूम में दो रहेंगे, 7 पहले से, अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो 8 कंजेस्टेड हो जाते हैं। कंजेस्टेड होने के कारण क्या होता है, उसके बीच में लड़ाई होने लगता है, मतलब रिपल्सन होने लगता है, रिपल्सन होने के कारण साइज बड़ा हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या हो गया कि कैटायन का साइज रिस्पेक्टिव परमाणु से छोटा होता है और एनायन का साइज रिस्पेक्टिव परमाणु से बड़ा होता है। इस ढंग से ये इसका मतलब, अब देखिए कि जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, ठीक है ना, तो इसका साइज तो बढ़ेगा कैटायन का, और ऊपर से नीचे जाने पर साइज कैटायन का बढ़ेगा और बाएं से दाएं जाएंगे तो साइज का एनायन का घटेगा। इसका ए वेरिएशन होता है। देखिए लिखा होगा इलेक्ट्रॉन नाव की जिसका आके संगत परमाणु से छोटा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब ऋण का अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, त्रिज्या बढ़ते क्रम में सजाई। अब जैसे लिथियम 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताया था कि जितना इलेक्ट्रॉन घटेगा, आप जैसे कंपेयर कीजिए, एक किस ग्रुप का है, 13 ग्रुप का है, तो इसका सबसे 3 इलेक्ट्रॉन चला गया तो सबसे छोटा ये हो जाएगा। फिर ये दोनों एक ही ग्रुप का, सेकेंड ग्रुप इसका हो गया, इसका जाएगा। फिर लोथी, अब यहाँ एक फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एल्युमिनियम यहाँ होना चाहिए, पोटेशियम के बाद लिथियम का होना चाहिए, ये लिथियम का साइज बहुत छोटा है, जिसका उसमें भी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है और इसके कारण उसका साइज घट जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लिथियम एंड पोटेशियम, क्योंकि आप ग्रुप में जाइए, लिथियम इसका क्या ग्रुप है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रांस को कहता है, और एक इसके, ठीक है ना, तो लीना को रब से फरियाद ऐसे भी याद करते हैं। इस ढंग से इसका इस साइज हो गया। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि परमाणु के आकार में, अब देखिए कि पहले परमाणु संख्या के आधार पर सजाइए, तो आप देखिए कि इसका है नाइट्रोजन का 7 8 9 11 और नहीं, तो स्वाभाविक बात ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है, कि मतलब इसका कहिए कि नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, N3- हो जाएगा। तो आप देखिए कि मैग्नीशियम, सोडियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्योंकि सबसे छोटे इसमें सबसे पीछे यही है, तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। देखिए कोई भी रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन पर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है। इसी के दौरान एक टर्म है आयनन विभव। आयनन विभव को कहा जाता है कि किसी भी विलिगित, यहाँ विलिगित छुटा हुआ है, कि विलिगित कहिए किसी गैसेज परमाणु के सबसे कम दृढ़ता से बंधे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा खर्च होती है उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। टर्म को एक ढंग से आपको समझना है कि जैसे सोडियम हो गया, और यह सोडियम का गैसियस स्टेट है ना, और लिथियम हो गया, ठीक है ना। अब यहां से सोडियम के से एक कैटायन बनेगा, कैटायन कैसे बनेगा, Na+ और E-। इसी ढंग से यहां से बन जाएगा, या इसको उदाहरण से अच्छा है कि आपको पोटेशियम का ले लेता हूं कि K से हो जाएगा K+ और E-। अब बोला कि किसी भी विलगित परमाणु से, विलगित आपको देखा होगा कि अगर आपको 11 ग्राम अगर सोडियम लेते हो तो उस पर 6.02 × 10⁻23 मोलिक्यूल आयन एटम्स ऑफ द सोडियम होगा।
अब सोचो जब परिभाषा दिया गया है कि उसमें से एक सोडियम लेते हो, मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 सोडियम से एक सोडियम लेते हो, उसका गैसियस स्टेट रहना चाहिए और उससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन इन पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। समझ में आया? इसलिए दो चीज ध्यान दीजिए। पहला टर्म है कि किसी विलगित, विलगित का मतलब आइसोलेटेड, मतलब कि 6.02 से एक को आपने अलग किया, उसको गैसियस स्टेट में चेंज किया और उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। अब जो जितना सरलता से निकल जाए उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान कम होता है और जो कठिन लगे, मतलब ज्यादा एनर्जी लगेगा, उसका आईपी का वैल्यू ज्यादा होगा। अब आप देखो कि सोडियम से पोटेशियम, आपको देखा होगा कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ते जाता है। क्यों बढ़ते जाता है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। जो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन को हटाना आसान काम है। इसी ढंग से जब बाएं से दाएं की ओर जाते हो तो साइज छोटा होते जाता है, तो साइज छोटा होते जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, साइज से संकुचित होते जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को हटा हटा मतलब कि निकालना कठिन काम है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ जो वेरिएशन की बात है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नाभिक में धन आवेश की संख्या बढ़ती है, जबकि इलेक्ट्रॉन के सेलों में सेलों की संख्या वृद्धि नहीं होती है। मैं जो आपको बता रहा हूँ इसका अपनी एक मैंने ही बुक तैयार की है, एनसीईआरटी विज्ञान, और वो क्लास 9 का कंटेंट है, इसलिए आप निश्चिंत रहें, इसी से क्वेश्चन आते हैं, आप इसको फोकस करें। तो क्या हो गया, किसी आवर्त में बाएं से दाएं आने पर नाभिक के धन आवेश की संख्या बढ़ती जाती है और इलेक्ट्रॉन में वृद्धि नहीं होती है। तो नाभिक के इलेक्ट्रॉन मजबूती से अपनी ओर खींच कर रखता है, इस इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो अतः आयनन विभव का मान अधिक होता है। अब देखिए द्वितीय आवर्त से एल का आयनन विभव कम और पोटेंशियल का एफओ का सबसे अधिक होगा। क्यों? क्योंकि देखते हैं इधर क्यों जाते हैं तो साइज छोटा होते जाते हैं, तो सोचा तो पोटेशियम से फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा कठिन है। उसी ढंग से किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का आयनन विभव का मान घटता है। इसका कारण है कि जैसे जैसे वर्ग से ऊपर से नीचे जाते हैं प्रत्येक तत्व के साथ उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन के सेल में वृद्धि होती है, जिससे नाभिक में इलेक्ट्रॉन हटाने की कम ऊर्जा, इसलिए लिथियम आयनन विभव सबसे कम और घटता जाता है। यहाँ थोड़ी गलती हो गई है कि लिथियम का, यहाँ से इसको करेक्शन कर लीजिए कि ग्रुप में लिथियम का आयनन विभव सबसे अधिक होगा और पोटेशियम का सबसे कम होगा। अब जैसे देखिए यह एक उदाहरण दिया है कि बेरिलियम बोरन कार्बन, इसमें नाइट्रोजन को हटाना ज़्यादा कठिन है, इलेक्ट्रॉन को हटाना। इसी रंग से तो क्या होगा, बेरिलियम बोरन कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये आपका सही उदाहरण है। अब यहाँ एक और कारण है कि साइज में देखिएगा तो बेरिलियम क्या आता है यहाँ, क्योंकि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल केवल साइज पर डिपेंड नहीं करता है, बहुत सारे फैक्टर होता है, स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिपेंड करता है। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है कि आपसे पूछ दे कि अगर ये सही हो गया तो आप इसको देखिए कि आपको मैंने बताया हूं कि डाउन द साइज जो जाते हैं, मतलब कि इधर की ओर जाते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान बढ़ते जाता है। तो इसके आधार पर बेरिलियम और बोरन, ठीक है, तो बेरिलियम बोरन में किसका ज्यादा चार्ज होना चाहिए? बोरन का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि बोरन का कम है बेरिलियम से। क्यों? कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 होता है या इसका 2s2 होता है, तो स्वाभाविक बात है कि यह स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हटाना कठिन काम है। अब नेक्स्ट टर्म है संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने आपको बताया किसी आवर्त सारणी में बाएं से जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो जाती है। क्यों? संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
तो चूंकि देखिए इसमें आपको फिर मैं उदाहरण से समझाता हूं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो आपकी इधर जैसे कि कितना हो गया, 3 4 5, कार्बन का 6, तो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 2 3। इस ढंग से अगर आप ऑक्सीजन के केस में देखिएगा तो 2 6, फ्लोरीन के केस में देखिएगा तो 2 7, और नियोन के केस में देखिएगा तो 2 और 8 हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 कर दिया कि 8 हो गया, तो वैलेंसी इसको बोलते हैं, सॉरी, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये आपके लिए बहुत आसान, यह Ne है, ध्यान दीजिए। अब है कि एक नेक्स्ट टर्म है वैलेंसी। किसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, मतलब किसी को दूसरे के साथ जुड़ने की जो क्षमता होती है उसको वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी क्या होता है कि 1 से 4 तो बढ़ता है और उसके बाद घटने लगता है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि इलेक्ट्रॉन को 1 से लेके 4 तक लेना आसान है, मतलब देना आसान है, उसके बाद मतलब कि शेयरिंग हो जाता है। इसका जब आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा वहां इसको ज्यादा डिस्क्राइब कर दूंगा, अभी आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, कोशिश करता हूं कि आपको समझा दूं। लेकिन संयोजकता क्या है कि आवर्त में तत्वों की संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ जाती है, उसके बाद घटने लगता है, क्योंकि लिथियम सोडियम से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन तक हो जाता है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन लेना शुरू करता है, इसलिए कारण ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो अभी संयोजकता पर निर्भर करता है कि आवर्त की रासायनिक क्रिया बाएं से जाने पर घटती है और बाद में बढ़ती है। मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, उसके बाद बढ़ते बढ़ते जाओगा कि सबसे देखिए कि ये जो तत्व है लिथियम में ये अधिक क्रियाशील है, धातु में अधिक क्रियाशील है, फ्रांसियम सबसे अधिक क्रियाशील है। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्रियाशीलता बढ़ती है। और अधातु में जितना अपना नीचे को जाएंगे तो फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील है और आयोडीन सबसे कम क्रियाशील है। इसका क्रियाशीलता के बारे में आपका हो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ध्यान दीजिए, दूसरा फैक्टर इलेक्ट्रॉन प्रीति, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यह उससे उल्टा है। किसी विलगित उदासीन परमाणु में एक बाय इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कर देने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इसका उदाहरण से अपना समझते हैं कि जैसे आप देखिए कि क्लोरीन है और ब्रोमीन है, यहां एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तब जाके यह बन जाएगा Cl-। अब ब्रोमीन में एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो यह हो जाएगा Br-। ऑक्सीजन में जब 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो हो जाएगा O2-। ठीक है ना। अब आपको जो मेरा ये कहना है कि यहां ऊर्जा निकलती है, जब इलेक्ट्रॉन जाती है तो ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा को फिर वही परिभाषा है, किसी विलगित गैसेस परमाणु के क्या बोला, विलगित गैसेस परमाणु में इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो ऊर्जा निकलती है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वो होते हैं, एक तो परमाणु का आकार होता है, मतलब परमाणु का आकार जितना क्या कहते हैं छोटा होगा उतना ज्यादा उससे आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम होगा, ज्यादा ज्यादा होगा, ज्यादा ऊर्जा निकलती है। बढ़ने इलेक्ट्रॉन कमी आ जाती है और नाभिक आने पर इलेक्ट्रॉन मध्य दूरी बढ़ जाती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी क्या होता है, 1/परमाणु आकार, मतलब जितना बड़ा साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान घट जाएगा। मतलब आप देखेंगे कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम नीचे की ओर जाएगा तो नीचे वाले का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम होगा। और वहां जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इसमें थोड़ी सी यहाँ कॉम्प्लिकेटेड है कि होना क्या चाहिए कि फ्लोरीन क्लोरीन से मतलब कि Fl अगर देखिएगा, F फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, इस ढंग से होना चाहिए। लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा होता है कि क्लोरीन का ज्यादा फ्लोरीन का कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक फैक्टर काम होता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, क्योंकि यहाँ छोटे साइज में 7 इलेक्ट्रॉन पहले से है। जब एक इलेक्ट्रॉन लेने में थोड़ी परेशानी होती है ऊर्जा लगती है कहीं कहीं। इसी ढंग से आप देखोगे कि नियॉन के केस में
अब नियॉन में तो 2 और 8 पहले ही से इसमें है, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी का मान पॉजिटिव हो जाता है। ये लिखा हुआ है कि परमाणु नाभिक इलेक्ट्रॉन दूरी बढ़ जाती है, जिसके नाभिकर्षण कारण ये ढंग से हो जाता है। नेक्स्ट होता है इसका जो फैक्टर है नाभिकीय आवेश, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। नाभिकीय आवेश के जितना ज्यादा नाभिकीय आवेश होगा उतना इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी जो है नाभिकीय आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है। अब एक होता है कि इलेक्ट्रॉन का सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री जैसे कि हाफ फील्ड से अगर, जैसे आप सिंपल एग्जांपल देखिए नाइट्रोन के केस में, देखिए नाइट्रोन का जो है का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी मान ऑक्सीजन से कम होता है, जो कि ज्यादा होना चाहिए। तो क्यों? नाइट्रोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 2s2 2p3 और इसका 2p4 है। तो 2p3 जो है वह स्टेबल है और इसका होता है ऑक्सीजन का होता है 2p4 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ लेने में थोड़ी कठिनाई होती है, इसका मान कम हो जाता है। तो क्या हो गया कि इसमें ज्यादा ऊर्जा निकलती है, वहाँ कम निकलती है। और जैसे आपको बताया है कि जो ये है इसका उत्कृष्ट गैस होता है उसका मान ही बहुत धनात्मक होता है। नेक्स्ट है ये आपके, अब बात कुछ है वही, अब बात जैसे बेरिलियम मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन धनात्मक होता है। क्यों? बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2s2। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 है, तो देखिए ऑलरेडी फुलफिल है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को दे नहीं सकते। इसी ढंग से इस मैग्नीशियम का क्या हो जाता है? 1s2 2s2 2p6 3s2। देख लीजिए 12 होता है ना, 4 6 10 और 12। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन को देना थोड़ा सा मुश्किल काम है। इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? इसका स्टेबल कन्फिग्रेशन है, लेना ज्यादा फोर्स करेंगे तो अगले में देगा, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक होती है। उत्कृष्ट गैस के साथ यही होती है। पी ब्लॉक के तृतीय आवर्त इलेक्ट्रॉन बंधुता द्वितीय आवर्त से तत्व जो है आपको बताया कि फ्लोरीन। क्यों? यहाँ एक फैक्टर काम करता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ठीक है ना, तो इसलिए वर्ग से ऊपर नान इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान घट जाती है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब घटती है इसके आधार पर, लेकिन यहाँ जो एक्सेप्शन हो जाता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है। सल्फर के इलेक्ट्रॉन बंधुता पी इलेक्ट्रॉन की नाइट्रोन से अधिक होती है। क्यों? इसमें क्या होता है कि साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो आनंद ने डिस्लेस को बोलाता है, एक टर्म यूज करते इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, आंतरिक जो प्रतिकर्षण के कारण ऐसा हो जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है, इसको हम इस ढंग से इसको समझा सकते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता में बेरिलियम, देखिए यहाँ क्या है, नियॉन स्टेबल है, तो यहाँ ज्यादा नहीं संभव। बेरिलियम स्टेबल है, नाइट्रोजन बोरन कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता इसके रेस्पेक्ट में इस पीरियड में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का क्या है कि साइज छोटा है और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऑलरेडी है, ठीक है ना, और न्यूक्लियर चार्ज इसमें कितना होगा? 7 प्रोटॉन भी है, तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी अपनी ओर खींच लेता है, इसलिए ये। तो देख आपके रिव्यू का मेरा इंतजार रहेगा। मैं प्रयास किया हूँ कि थोड़ा सा एक चैप्टर जो कि लेवल का चैप्टर था उसका मैंने आपको एक थ्योरेटिकल पोर्शन समझा दिया है। इसको 2-3 बार पढ़ो, फिर आपको क्विज कंटेस्ट कराने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि आखिर आपने क्या समझा। यदि आपकी रिक्वेस्ट होगा तो इसको दोबारा भी आपको बेसिक पॉइंट को समझा दूंगा। पहले आपके रिव्यू की मुझे जरूरत है। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। इस पीडीएफ को भी आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।